हेलो दोस्तों। हम संविधान का 5वां भाग पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्टिकल 52 से लेकर 80 तक पढ़ लिया था। अब उससे आगे देखते हैं क्या क्या है। अब बात करते हैं आर्टिकल 81 की, जिसमें लोकसभा की संरचना दी गई है। लोकसभा में टोटल सदस्य होंगे 550, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे और उसमें से 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाएंगे। इससे पहले 550 से पहले जो लोकसभा की सदस्यता होती थी वो होती थी 552, जिसमें से जो दो सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2019 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब इसलिए लोकसभा की सदस्यता बची है 550, जिसमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे और 20 प्रतिनिधि संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 82 की। तो इसमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 83, संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है आर्टिकल 83 में, जिसमें बोला गया है कि जो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होंगे। एक साथ सेवानिवृत्त नहीं किए जाएंगे जैसे लोकसभा में किया जाता है। बात करें जैसे लोकसभा की, तो यदि लोकसभा पहले विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन से वह 5 वर्ष तक बनी रहेगी। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है अगर उसे बीच में भंग नहीं किया गया है। लेकिन राज्यसभा हमेशा स्थायी से बनी रहेगी, जिसके 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें से सेवानिवृत्त होते रहेंगे और नए सदस्य आते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 84, जिसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात की गई है। यानी जो संसद है उसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहली यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर राज्यसभा के लिए कम से कम उसे 30 वर्ष की उम्र पार कर लेनी चाहिए और जो लोकसभा है उसके लिए 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। अगर कोई 30 वर्ष का है तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 85, इसमें बात की गई है संसद के सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा यानी बुला सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के भी 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है और विघटन भी कर सकता है। वो अधिवेशन को बुला भी सकता है और जो 2 संसद सत्र होंगे उससे 6 महीने से अधिक का उसमें गैप नहीं होना चाहिए। यानी जो 2 बैठकें होंगी, 2 बैठकों में अंतर 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। फिर राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 86, जिसमें सदनों में अभिभाषण, आर्टिकल 86 है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यानी जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है और उन्हें संदेश भेज सकता है। इस अधिकार की जो इस अधिकार को जो बताया गया है वो आर्टिकल 86 में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 87, इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और संसद को उसके
आह्वान के कारण बताएगा। यानी आर्टिकल 87 में ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है, जो लोकसभा सबसे पहले जो लोकसभा चुनकर आएगी उसके जो प्रथम सत्र होगा उसे अभिभाषित कर सकता है, और प्रत्येक वर्ष के पहला जो सत्र आयोजित होगा उसमें भी वो अपना अभिभाषण दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 88, जिसमें सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल भी सकता है और उनकी कार्यवाहियों में भाग भी ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं करेगा। उसे बोलने का और उस समिति या सदन उनकी कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचकों में विवाद के मामलों को कौन प्रस्तुत करता है? तो बताया था कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है, वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है उसे सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा का निर्माण कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो बताया था सच्चिदानंद सिन्हा, जो कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार का लेखांकन कार्य भारत सरकार का पेन गड़बड़ कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? हु डज द अकाउंटिंग वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो महालेखाकार जो होता है, अकाउंटेंट जनरल जो होता है, वो भारत सरकार का लेखांकन कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लिखित है? तो बताया है प्रस्तावना आपको याद रखनी है, उसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहली शुरुआत में ही आ जाता है, जैसे हम भारत के लोग, तो एक बार तो भारत यहाँ प्रयोग हुआ, फिर आता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो 2 बार भारत आ गया इसमें। तो बस प्रस्तावना में 2 ही बार उल्लेख है भारत का, भारत जो शब्द है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।